गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर आपका सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यूनिट नंबर जो है वो हमारे पास सेकंड चल रही है, ठीक है। और सेकंड का जो सेकंड टॉपिक है वो हमारे पास है क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये सेकंड टॉपिक भी है और पेपर भी कौन सा है, सेकंड। तो यूनिट नंबर सेकंड का सेकंड टॉपिक और पेपर सेकंड का सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या है, क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आज हम जो पिछली क्लास के अंदर हमने एनर्जी को पढ़ा था, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, उन एनर्जीज का उपयोग करके हम क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या या क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे कि हम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं। तो सबसे पहले देखिएगा, चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन का आकार सूक्ष्म व गोलाकार माना गया है, गोलाकार माना गया है। अतः इसकी ऊर्जा को इसके संचित द्रव्यमान के कारण मानी जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसा माने, आर त्रिज्या का एक गोला माना जाए तो इसकी ऊर्जा इसमें संचित द्रव्यमान के कारण मानी जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के आकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में यदि इलेक्ट्रॉन के आवेश ई को त्रिज्या आर के गोलीय पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को संचित ऊर्जा का जो मान होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया कि एक समान रूप से वितरित किया गया। इसका मतलब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और इस पर हमने नेगेटिव चार्ज दिया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है हमने पूरे गोले के ऊपर और बाहर और अंदर सब जगह दिया, इस तरह से, ठीक है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि किसी भी गोले को एक समान रूप से आवेशित करने के लिए जो ऊर्जा है उसका मान कितना होता है। तो उसका जो मान है वो हमारे पास रहता है U बराबर 3/5 KE²/r। और इसको हम दे रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर हमने चार्ज लेके आए और वो जो चार्ज है वो अनंत से लेके आ रहा है। तो उस चार्ज के कारण ही हमारे पास क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ है। और वो जो चार्ज है उसको हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -E होता है। आप उसको E भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, साइन की कोई आवश्यकता नहीं। उसको आप कितना लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। इसको हमने 1 दिया, लेकिन जितना हम आवेश लेके आ रहे हैं उसके कारण कुछ द्रव्यमान भी क्रिएट हुआ है। तो द्रव्यमान ऊर्जा जो है वो आवेश ऊर्जा के बराबर हो सकती है। तो यहाँ पर हम ऊर्जा निकालेंगे उसकी। तो यही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की स्थिर वैद्युत ऊर्जा मानी जा सकती है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से इस ऊर्जा के तुल्य द्रव्यमान m है, तो इसकी ऊर्जा रहेगी हमारे पास U बराबर mc²। U बराबर mc² हमारे पास क्या रहेगी, इसकी ऊर्जा रहेगी, ठीक है। तो इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट ए दे दीजिएगा, 2 तो यहाँ पर दे दी। अब हमें क्या करना है, देखो ये भी हमारे पास ऊर्जा है, ये भी हमारे पास ऊर्जा ही है, और दोनों ऊर्जा ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को निरूपित करती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या कर रही है, निरूपित कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ m इलेक्ट्रॉन का ग्राम द्रव्यमान है और तथा c प्रकाश का वेग है। तो हम दोनों ऊर्जा को बराबर करेंगे। तो mc² बराबर 3/5 KE²/r। हम r को इस साइड ले जाते हैं और mc² को इधर लेकर आते हैं। तो r का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास आएगा 3/5 KE²/mc²। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या है। और हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या का मान निकालेंगे कितना आएगा। तो K का जो मान है नियतांक, उसका मान हमें पता है 1/4πε0 है, जिसका मान है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आता है। E जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब यहाँ पर देखो, प्लस और माइनस की कोई रोल नहीं है, आप सिंपल ही इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का क्या ले सकते हैं, चार्ज ले सकते हैं। यह आता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। और यहाँ पर जो m का मान है
तो यहाँ पर m भी हम किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का लेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम यहाँ पर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हमारे पास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और जो c है वो हमारे पास प्रकाश का वेग होता है, और ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। r का जो मान है अपन कैसे निकालेंगे, ये सारी जो वैल्यू हैं आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूले में पुट करने के बाद देखो यहाँ पर है 3/5, 3/5 आएगा। k की वैल्यू 9 × 10⁹, ई स्क्वायर की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, और फिर हमारे पास 5 को 5 लिखेंगे, और m का मान है 9.1 × 10⁻31 kg, और c का वैल्यू है हमारे पास 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के आता है 1.69 × 10⁻15 मीटर, या फिर 1.69 इसको हम बोल सकते हैं फर्मी। इसको बोलते हैं क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या। वैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो चिरसम्मत त्रिज्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअल जो आती है वो आती है 2.28 10⁻⁻15 मीटर। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आई है क्लासिकली, ये भी लगभग हमारे पास क्या आई है, सेम आई है, इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 1.69 और 2.28 के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अगला जो टॉपिक है उसको देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारे पास विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये द्विध्रुव हिंदी में लिखा गया है ना, घबराना मत। तो विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहता है, देखो, यदि परिणाम में दो समान परंतु प्रकृति के आवेशित कण, इसकी परिभाषा में लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई है। यदि दो परिणाम में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, इसको आप काट दीजिए, इसको लीजिए, परस्पर अत्यंत लघु दूरी पर स्थित है हो, तो इस युग्म को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस युग्म को हम क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर। तो ये बोले यदि दो परिणाम में समान, तो परिणाम में समान का मतलब इसका वैल्यू भी क्यू मान लेते हैं, इसका वैल्यू क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, परंतु विपरीत प्रकृति, यानी कि एक प्लस होगा, दूसरा कैसा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। परस्पर अत्यंत लघु दूरी पर, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो दूरी है, डिस्टेंस, उसको हम एल मान लेते हैं। और एल क्या है, बहुत कम है। बहुत कम का मतलब जीरो भी नहीं है, बहुत कम का मतलब नेगेटिव भी नहीं हो सकती, बहुत कम का मतलब है जीरो के लगभग है, ठीक है ना। और बहुत कम का मतलब ये भी होता है कि ये जो इसको ले रहे हैं वो हमारे पास परमाणु के आकार के अंदर लें, तो ये एग्जैक्ट डाइपोल बनता है, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर की कोटि के अंदर लेंगे तो ये आपको डाइपोल और उसका बिहेव बिल्कुल सही दिखेगा। इसके कारण एक सिस्टम बनता है, ये सिस्टम, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं क्या, द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव हम इसको बोलते हैं। अगला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हमने अभी जस्ट पढ़ी हुई। अब देखिएगा, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसकी बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब हमारे पास ये और एक आवेश ये है, इसको हमने Q नाम दिया, इसको भी हमने Q नाम दिया, लेकिन इसकी प्रकृति कैसे होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। साथ में हमारे पास ये, इसको मैच कर दिया, और ये डिस्टेंस यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितनी मानी गई है, D मानी गई है। कितनी मानी गई है, D। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव को हम P से लिख रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है आवेश इंटू D, उनके बीच की दूरी। तो इसमें लिखा है उनके बीच की दूरी का गुणनफल, इसमें से किसी एक आवेश, तो P का जो वैल्यू है वो हमारे पास -Q इंटू D भी होगा, Q इंटू D भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम सुविधा के लिए सबको क्या ले रहे हैं, धनात्मक ले रहे हैं, सबको क्या ले रहे हैं, धनात्मक। तो P की जो वैल्यू मिलेगी, कि विद्युत द्विध्रुव की जो वैल्यू है उसको हम लिखेंगे Q और D,
ये याद रखेंगे, ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसको आप हमेशा छोटे वाले पी से लिखेंगे, स्मॉल पी से लिखेंगे, कैपिटल पी से नहीं लिखेंगे। कैपिटल जो पी है वो अलग रिप्रेजेंटेशन होगा और जो स्मॉल पी है उसका अलग रिप्रेजेंटेशन। ये अपने पास ध्रुवणता के अंदर जो टर्म्स आती हैं उनके अंदर काम में आएगा, इसलिए अपने यहाँ पर इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। जो पी है वो आपके पास एक सदिश राशि है और एक सदिश राशि जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसकी जो दिशा है वो हमारे पास किधर होती है, माइनस से लेकर के प्लस की ओर होगी, ठीक है ना। इसकी दिशा हमारे पास ये है, ये भी आप ध्यान रखें। अब ये जानना चाहिए इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर क्यों होती है, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है या जिनकी सबकी जो डायरेक्शन है वो लगभग प्लस से माइनस की ओर होती है। तो हम ये आपको बता दें कि जो फोर्स होता है, ठीक है ना, फोर्स जो होता है वो हमारे पास होता है माइनस का QE। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो आवेश इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऐसा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, इसलिए इसके विपरीत हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस की ओर हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास है विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। विद्युत, ये यहाँ पर लिख सकते हैं आप, विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। तो हमारे पास रहेगा विद्युत, आप इसको विद्युत और लिखेंगे आगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव याद करने के लिए दो विपरीत प्रकृति के बिंदुवत आवेश प्लस Q और माइनस Q पर विचार करते हैं, जो क्रमश है Z बराबर हमारे पास L और प्लस माइनस d/2। Z बराबर आप बोल सकते हो प्लस या माइनस d/2 दूरी से ZX पर स्थित है तथा माना OP रेखा ZX को फाई कोण बनाती है तथा आवेश Q और माइनस Q की बिंदु से दूरियां क्रमश है R1 और R2। या आप इसको R1 R2 ऐसे लिखेंगे, तो हम डायग्राम से समझेंगे इसको। तो देखिए, ये बिंदु P दे रखा है हमें, जिसके निर्देशांक हमारे पास X और Z हैं। ये Z अक्ष हो जाएगा और ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, X अक्ष हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि मूल बिंदु से हमारे पास स्मॉल r दूरी पर है एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, और इस मूल बिंदु से Z बराबर प्लस माइनस d दूरी पर हमारे पास दो आवेश प्लस Q और माइनस Q रखे गए हैं। तो प्लस Q लिखा गया है d/2 दूरी पर और माइनस रखा गया है माइनस d/2 दूरी पर। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डाइपोल है वो कुछ इस तरह से है। इसकी जो ये है चार्ज, यहाँ पर प्लस Q है और यहाँ पर हमारे पास माइनस Q है और इनके बीच की दूरी हमारे पास d है। इनके बीच की दूरी कितनी है, d, और इनके बीच में हमने पॉइंट काटा है O। तो इधर ऑब्वियसली बात है ये कितना हो जाएगा, d/2, और ये भी कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। ठीक है, आप डायग्राम को समझें, डायग्राम से आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया है, 1 मिनट रुको, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, सब काले अक्षर भैंस बराबर हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमने प्लस Q आवेश लिखा है d/2 दूरी पर और एक आवेश यहाँ लिया है, नीचे थोड़ा नीचे चला गया, आपको नहीं दिख रहा होगा, इधर से लिख रहा है। A और B नाम दे देते हैं और मान लेते हैं जो हमारे पास बिंदु P है उसकी स्थिति थीटा कोण पर है। तो आप P के साथ इसके निर्देशांक जो हैं वो R और थीटा लिख सकते हैं। R हमारे पास इसकी रेडियस हो जाएगी और थीटा हमारे पास कोण हो जाएगा Z अक्ष के साथ झुका हुआ। फिर हम इसमें कुछ रचना करते हैं, तो हम इस PB को और आगे बढ़ाते हैं और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं। मतलब ये हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री और एक 90 डिग्री हमारे पास ये होता है। तो यहाँ पर हम दो 90 डिग्री बना लेते हैं, एक इधर इधर, और ये हमारे पास एंगल थीटा है। तो उसकी बात है ये भी हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। अब इसमें कुछ रचनाएं की हमने, उससे हम देखो बिंदु B जो है वो मान लेते हैं बिंदु P से R1 दूरी पर है और जो बिंदु A है वो R2 दूरी पर स्थित है, और साथ में हमने जो रचना की है वो M और L हमने नए पॉइंट दिए। तो देखिए, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि ये प्लस Q आवेश है और इस आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव रहेगा वो हम सिंपल फाई बराबर KQ अपॉन में R लिखते हैं, KQ अपॉन में R लिखते हैं।
तो यहाँ पर आपको देखो आर की वैल्यू चेंज करनी है और क्यू की वैल्यू चेंज करनी है, बाकी के तो वही रहेगा। अब आप बिंदु पी से जो पी पर स्थित है प्लस क्यू आवेश के कारण तो वही रहेगा, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर हमारे पास फाई 1 दे देते हैं इसको, तो प्लस के क्यू और दूरी कितनी है R1। दूसरे हम आप जो ए पर स्थित है माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, उसके कारण जो रहेगा वो रहेगा माइनस का के क्यू अपॉन में R2। तो इस प्रकार से अपने पोटेंशियल निकाला। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव जो होगा वो हमारे पास के क्यू अपॉन R1, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा। और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो विभव होगा उसको हम फाई 2 लिख रहे हैं, वो रहेगा माइनस के क्यू अपॉन R2, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा। और यहाँ पर जो के की वैल्यू है ये हमारे पास कूलाम नियतांक होता है, और इसका मान हमारे पास 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर सी स्क्वायर होता है। अब बिंदु पी पर हम बिंदु पी पर, ये गलत लिखा गया है, बिंदु पी पर कुल विद्युत विभव का जो मान होगा, तो विभव क्या है, एक अदिश राशि है, और अदिश राशि के अंदर हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए हम सिंपली जोड़ देंगे। दोनों की वैल्यू रखेंगे तो फाई के जो वैल्यू है वो हमारे पास के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R2 मिलेगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि फाई इक्वल टू के क्यू अपॉन R2 माइनस R1 बटे में R1 R2 मिलेगा। वो कैसे, आप के क्यू यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1/R1 माइनस का 1/R2। आप इसको इधर गुणा और इसको इधर गुणा करके ये निकल लेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हमने त्रिभुज बनाए बहुत सारे, त्रिभुज बनाए बहुत सारे, कितने सारे बना दिए। थीटा कोण जो बनाया है वो बन रहा है BOP के मध्य, और ये जो कोण है वो हमारे पास BOM यानी कि OAL के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले त्रिभुज BOM की बात करते हैं। तो त्रिभुज मैं बना देता हूँ एक बार ना। तो हमारे पास कुछ इस तरह से था, ये R था, और ये हम इसको इस तरह कर लेते हैं, ये था, यहाँ पर एक आवेश था, इसको B पॉइंट दिया, यहाँ पर एक आवेश था, उसको A पॉइंट दिया, ये मूल बिंदु है, ये M है और ये N है, और इसको मिला देते हैं, और ये आगे जा कर के बिंदु P पर मिलते हैं सारे से, और ये भी हमारे पास बिंदु P पर मिलता है। अब देखिएगा, हमने माना था ये कोण जो है वो थीटा है, तो आपको दे रखा है कि थीटा इक्वल टू कोण BOP, तो देखो BO और P के साथ कोण है ये, ठीक है। और फिर ये कोण जो है OBM, तो OB और M, यानी कि ये कोण और ये कोण क्या रहेंगे, बराबर, रीजन शीर्षाभिमुख कोण। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा। जब ये थीटा है तो इसमें ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये भी सेम है, तो दोनों सेम है, डिस्टेंस d/2 और डिस्टेंस d/2 ये भी सेम। तो हम निकालेंगे BM की वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू चाहिए अपने को। तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाली भुजा कोस थीटा के साथ और सामने वाली भुजा साइन थीटा के साथ। तो BM का मतलब है OB और कोस थीटा, इसके वैल्यू है d/2 और कोस थीटा आ जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर आपको दे देंगे नेक्स्ट 4 नंबर, इसका आप दे देंगे 4 नंबर दे देंगे। और इसी प्रकार हम निकालेंगे त्रिभुज OAL से। देखो O ये रहा, A ये रहा, L ये रहा, L, हाँ ये L है, सॉरी ये L है, ये थीटा है, तो ये आएगा हमारे पास AO और कोस थीटा, और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारे पास, सॉरी ये वाली आएगी AO और साइन थीटा। तो आपको ये चाहिए AO कोस थीटा, AO कोस थीटा, और AO का जो मान है A से लेकर के O का जो मान होगा वो d/2 है, तो अपन यहाँ पर d/2 रख देंगे, इसको देंगे समीकरण नंबर 5। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, BM की वैल्यू आ गई है और AL की वैल्यू आ गई है। अब अपन सिंपली क्या करते हैं, अभी काफ़ी बड़ा है इधर, है ना, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और इससे अगली क्लास में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो भी बात होगी आपको जो थोड़ा बहुत अभी अपन ने थोड़ा सा पढ़ा है, केवल ये पढ़ा, डायग्राम समझा है, ये पढ़ा है और ये पढ़ा है, ठीक है ना। और इसके जो बाद का जो मैटर है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। और हमें क्या करना होगा, तो देखो हमारा जो एम है वो क्या है, हमारा एम यहाँ पर ये रहेगा कि हमारे पास जो फाई की वैल्यू आई है जो कि KQ अपॉन R2 माइनस का R1 बटे में R1 और R2 का गुणनफल, ये हमारे पास वैल्यू है।
ये हमारे पास वैल्यू आई है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, R1 R2 की जो वैल्यू है उसको हम R की फॉर्म में लिखें। तो हमने देखो यहाँ पर ये जो है R की जो वैल्यू है वो है AP के बराबर, MP के बराबर, LP के बराबर। तो यहाँ पर R1 को और R2 को आप R के अंदर चेंज कर लेंगे इस तरह से और इस तरह से, सिंपल उसके अंदर मान रखेंगे, सोल्व करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। लेकिन वैल्यू आने के बाद आपके पास कई जो चीज़ें हैं उनको मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।